सभी साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम उपसर्ग तथा प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। एलटी हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत उपसर्ग तथा प्रत्यय दिए गए हैं, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अतः आज की वीडियो बहुत ही रोचक और बहुत ही लाभकारी रहने वाली है। चलिए, सबसे पहले हम उपसर्ग यानी प्रीफिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग शब्द उपधन सर्ग शब्द के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है। देखिए साथियों, किसी भी शब्द में या किसी भी शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो उस शब्द का कोई मूल शब्द भी होता है, उसको पहचानना पड़ता है। तो यहाँ जैसे कि उपसर्ग शब्द में सर्ग मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है ग्रंथ का अध्याय जोड़ना या रचना करना या निर्माण करना आदि। अतः सर्ग मूल शब्द से पूर्व उप शब्दांश लगने से उसका अर्थ हुआ पहले जोड़ना शब्द से। इस प्रकार मूल शब्दों के पहले अथवा आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए, सामान्यतः उपसर्ग की परिभाषा हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर या प्रारंभ में लगाए जाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। देखिए, शब्द और शब्दांश में अंतर है। उपसर्ग शब्दांश है, शब्द नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, शब्द का भाग है, शब्द नहीं है। और विस्तार से इसकी परिभाषा दी है। मूल शब्द से पहले जुड़कर जो शब्दांश उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए, मूल शब्द के प्रारंभ में जब कोई शब्दांश जुड़ता है और जब पूर्ण शब्द बनता है तो वह जब उपसर्ग का निर्माण करता है तो वह किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसको हम उपसर्ग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। चलिए आगे, सबसे पहले हम उपसर्ग के भेद पढ़ते हैं। उपसर्ग सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय उपसर्गों की भांति जो प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ हम केवल हिंदी के उपसर्गों की बात करने वाले हैं। पहला है हिंदी का उपसर्ग औ या औ भी कह सकते हैं। इस शब्द का अर्थ होता है, जब हम शब्द का निर्माण करेंगे तो औहीनता और रहित को दर्शाएगा। जैसे गुण में औ उपसर्ग लगाया तो अवगुण हो गया, अवगुण। उसके बाद अवघट, औढ़र, अवनति, अवगुण, अवतार। तो आप देख रहे हैं, जो मूल शब्द है उस मूल शब्द में एक शब्दांश जो प्रारंभ में जुड़ रहा है तो अर्थ में परिवर्तन ला रहा है। जैसे गुण में अवगुण, घट में अवघट, ढर में अवढर, नति में अवनति और गुण में अव लगा तो अवगुण बना, और ऐसे ही अवतार। तो आप देख रहे हैं कि जब किसी शब्द में जब पूर्व में कोई शब्दांश लग रहा है, उस शब्दांश के लगने के बाद कुछ अर्थ परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ उपसर्ग दिख रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में औ उपसर्ग है। दूसरा है अन। अन का जो अर्थ बनता है अभाव या नहीं के योग में। जैसे अनजान, जिसको जाना न जा सके, या जिसको न जानता हो कोई व्यक्ति। अनपढ़, जिसने कोई कुछ पढ़ा ना हो। ऐसे अनादि, अनुपस्थित, अनमोल, अनबन, ऐसे इत्यादि कई ऐसे शब्द बनेंगे जिसमें अन उपसर्ग लगेगा। तीसरा है उ, है ना। उ का जो अर्थ जब हम उपसर्ग बनाएंगे तो अभाव और निषेध के योग में होगा। जैसे उऋण, उजाड़, उनीत, है ना।
तो या अभाव या निषेध के योग में वो उपसर्ग का प्रयोग होगा। उसके बाद ती है, ती मतलब तीन, जैसे तिगुना, तिपाही, तिराहा, तिपहिया। तो यहाँ ती उपसर्ग लग रहा है तो तीन यानी संख्या के योग में इसका अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ ती उपसर्ग होगा, है ना। मूल शब्द के प्रारंभ में जो शब्दांश प्रयोग किए जाते हैं और शब्दांश प्रयोग होने के बाद अर्थ में परिवर्तन होता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, बार बार हम बता रहे हैं। उसके बाद अगला है दु। दु का जो अर्थ बनाएंगे हम दो, जैसे दुगुना, दुभाषिया, दुबला, दो मंजिला, दुअन्नी, ऐसे करके दो का अर्थ देगा ये दो उपसर्ग। आगे है चौ। चौ मतलब चार, जैसे चौराहा, चौगुना, चौमासा, चौतरफा, चौमुखा, है ना। और नी मतलब बिना और रहित के योग में होगा, जैसे निहत्ता, निहाल, निपट, निठल्ला, निपोत। तो आप नी उपसर्ग को देख रहे हैं जो बिना और रहित का बोध करा रहा है, शब्दों के माध्यम से अर्थ को जानते हैं। उसके बाद आता है कु। कु मतलब बुरा, कुसंगति, कुपथ, कुकर्म, कुचाल, कुमति, कुरूप, कुचक्र। तो यहाँ कु उपसर्ग जहाँ प्रयोग किया जा रहा है वहाँ बुरे के अर्थ का बोध हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सु है। सु मतलब सुंदर, अच्छे का बोध कराएगा, जैसे सुगंध, सुवास, सुजान, सुगढ़, है ना। आगे है पर। पर मतलब दूसरा, दूसरी पीढ़ी, जैसे परोपकार, दूसरे का उपकार करना, पर स्त्री, दूसरे की स्त्री, पर पुरुष, दूसरे का पुरुष। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो अर्थ हमको मिल रहा है वो हम उपसर्ग के साथ जोड़ रहे हैं तो उसका अर्थ प्रतीत हो रहा है परलोक, परदादी, परनानी, परपोता, है ना। पर का मतलब दूसरा या दूसरी पीढ़ी, ये ध्यान रखिएगा। अब अ आ रहा है, उपसर्ग है, हिंदी में उपसर्ग भी होता है। ये अभाव और नहीं का बोध कराएगा, जैसे अटल जो टल नहीं सकता, अमर जो मर नहीं सकता, अपलक बिना पलक देखे, है ना, अस्पष्ट, अचल। तो इस प्रकार से अ का मतलब नहीं, निषेध या अभाव के योग में अ का बोध देख रहे हैं हम। उसके बाद अध। अध मतलब आधा, जैसे अधकिला, अधजला, अधकचरा, है ना। अध मतलब आधा का बोध करा रहा तो यहाँ अध उपसर्ग होगा। उसके बाद बिन। बिन मतलब रहित, जैसे बिन ब्याही, बिन बुलाया, बिन बोया, है ना। जहाँ बिन उपसर्ग लग रहा है वहाँ रहित शब्द का बोध हो रहा है, जैसे बिन ब्याही, बिना ब्याही की, या जिसका विवाह न हुआ हो कभी, बिन बुलाया, बिना बुलाए, बिन बोया, बिना बोए, है ना। तो आप देख रहे हैं कि बिन का मतलब रहित का बोध हो रहा है। भर। भर मतलब पूरा, भरा हुआ, भरसक, भरमार, भरपूर, भरपेट, है ना। भर मतलब पूरा या भरा हुआ। तो आप शब्दों के माध्यम से उपसर्गों को पहचान पा रहे हैं। मित्रों, कई उपसर्ग आपको नए भी मिलेंगे, या कोई जब आप संस्कृत या उर्दू के उपसर्गों को पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको मूल शब्द पहचानना पड़ेगा। और जब आप मूल शब्द पहचान लेंगे तो उसके शब्दांश को, जब आप पूर्व में लगे हुए शब्दांश को अलग कर देंगे तो आप उपसर्गों को भली भांति पहचान पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है प्रत्यय। अभी आपने उपसर्ग पढ़ा और जैसे कि आपने परिभाषा भी पढ़ी कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ या आरंभ में लगकर शब्द में परिवर्तन लाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। दूसरा है प्रत्यय, जिसे हम सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ चित्र के माध्यम से भी दिखा रखा है, जैसे रीता पढ़ाकू है, देखो वहाँ लड़ाई हो रही है, या सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी है, या दुकानदार दालों में मिलावट करते हैं। तो ये चार चित्र दे रखे हैं, इन चित्रों में भी प्रत्यय दिखेगा तो आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ऊपर दिए गए चित्रों से या चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों को आपने देखा, आप चारों चित्रों में रंगीन शब्दों को देख रहे हैं। इनमें मूल शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। देखो मित्रों, आप सभी ने अभी उपसर्ग में भी शब्दांश पढ़ा और प्रत्यय में भी आप शब्दांश पढ़ने वाले हैं। बस अंतर यह है कि उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में लगने वाला शब्दांश होता है और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में प्रयोग होने वाला शब्दांश होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा को पढ़ा तो पढ़ धन आकू, आकू प्रत्यय है। उसके बाद लड़ धन आई, लड़ाई में आई प्रत्यय है।
उसके बाद खिलधन आड़ी खिलाड़ी, यहाँ आड़ी प्रत्यय है। और मिलधन आवट में मिलावट आवट, ये सब प्रत्यय है ना। 4 आपने ये उदाहरण पढ़े, चित्रों के माध्यम से विस्तार से बड़ी गहनता से समझा आपने। अब देखते हैं परिभाषा दी है, शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। वे शब्दांश प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। फिर है हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्यय के 2 भेद मिलेंगे हिंदी में। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत और तद्धित प्रत्यय। अब सबसे पहले कृत प्रत्यय पढ़ते हैं हम। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, सीधी सी बात यह है, सामान्यतः कह सकते हैं कि कृत प्रत्यय धातुओं और क्रियाओं के अंत में लगता है। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। कृत प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय भी कह सकते हैं, जैसे पालन धनहार पालनहार, लिख धनावट लिखावट, घबरा धनाहट घबराहट, है ना। कृत प्रत्यय से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। जब हम कृत प्रत्ययों को पढ़ते हैं तो जब शब्द का निर्माण होता है तो संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण बनता है, इसमें होता है। अतः कृत प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। कुछ कृत प्रत्यय के उदाहरण दे रखे हैं। अब संज्ञा बनाने वाले जो कृत प्रत्यय हैं, अब संज्ञा जैसे कि आप आगे कभी पढ़ेंगे, किसी वस्तु स्थान या प्राणी के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा बनाने वाले जो कृत प्रत्यय हैं वो कौन कौन से होंगे? जैसे सबसे पहला अन है, और धातु बने, इसमें जो उदाहरण हम देखेंगे जैसे मोहन, झाड़न, पठन, भक्षण, तो ये सारे जो प्रत्यय बन रहे हैं, मोहन में अन, झाड़न में अन, पठन में अन, भक्षण में अन, है ना। ये सारे जो प्रत्यय बने वो अन प्रत्यय से बने हैं। और धातु इनमें जैसे मोहन में मोह, झाड़न में झाड़, पठन में पठ, भक्षण में भक्ष्य, है ना। ये सारी धातुएं हैं। उसके बाद सुनाई, लड़ाई और चढ़ाई 3 शब्द हैं। इनमें आई प्रत्यय है। इसमें सुन मूल शब्द है या धातु है, लड़ और चढ़ ये धातु है। उसके बाद थकान, चढ़ान और पढ़ान पठान ये 3 शब्द हैं। इनमें भी आन प्रत्यय है, तो और धातु है इसमें, थकान में थक, चढ़ान में चढ़ और पठान में पठ, है ना। उसके बाद बहाव, चढ़ाव, खिंचाव और बचाव, यहाँ आओ प्रत्यय है और इनमें धातु है बह, चिढ़, चढ़। उसके बाद खिंच और बच, ये सारी धातुएं हैं। उसके बाद सजावट, दिखावट और मिलावट ये शब्द हैं। इनमें आवट प्रत्यय है और धातु है सज, लिख और मिल। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि कौन सी धातु है और उस धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो आप इसको समझ भी पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चिल्लाहट, गुर्राहट, घबराहट, इनमें आहट प्रत्यय है, तो चिल्ला, गुर्रा और घबरा ये धातुएं हैं। ऐसे ही छलावा, दिखावा, चढ़ावा, यहाँ आवा प्रत्यय है, तो यहाँ छल, दिख और चढ़ ये सब धातुएं हैं। ऐसे हंसी, बोली, घुड़की, रेती, फांसी ये सब इनमें ई प्रत्यय है, ये ध्यान रखिएगा। हंस, बोल, घुण, रेत, फांस ये सब धातुएं हैं। आगे देखते हैं झूला, ठेला, घेरा और भूला, यहाँ आ प्रत्यय है, कई बार पूछा जाता है। तो जो धातु है झूल, ठेल, घेर, भूल, ठीक है। उसके बाद झाड़ू, आड़ू, उतारू, यहाँ ऊ प्रत्यय है झाड़ू में, है ना। झाड़ू, आड़ू प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऊ प्रत्यय है। उसके बाद फिर आड़ू, उतारू ये सब ऊ प्रत्यय आता है। इसमें झाड़, आड़ और उतार ये धातुएं हैं। उसके बाद बंधन, बेलन, झाड़न, तो न प्रत्यय है यहाँ, ये ध्यान रखिएगा। अन प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखना। बेलन, झाड़न, यहाँ अन नहीं है, न प्रत्यय है, क्योंकि बंद, बेल और झाड़ ये सब धातुएं हैं। उसके बाद चटनी, धौंकनी, मतनी, यहाँ भी नी प्रत्यय है। चट, धौंक और मत ये सब धातुएं हैं। उसके बाद कसौटी में औटी प्रत्यय है, कस धातु है। मित्रों, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा कि कौन से जो प्रत्यय हैं वो धातु में
लग के कौन से शब्द का निर्माण करे, जैसे संज्ञा शब्द का है या सर्वनाम है या किसका है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसी प्रकार से आपने प्रत्यय की पहचान करनी होगी। उसके बाद बढ़िया, घटिया, जड़िया, यहाँ ईया प्रत्यय है, तो बड़, घट और जड़ ये सब धातुएं हैं, है ना। इसी प्रकार से ये कृत प्रत्यय में आप संज्ञा बनाने वाले जो कृत प्रत्यय हैं इनके बारे में आपने विस्तार से पढ़ा। संज्ञा बनाने वाले कुछ अन्य कृत प्रत्यय, कुछ ऐसे प्रत्यय भी हैं जो संज्ञा का निर्माण करते हैं, जैसे पाठक, धावक, सहायक और पालक। यहाँ अक प्रत्यय है और यहाँ धातु बनेगी पाठ, पठ नहीं बनेगी, पाठ बनेगा। और धावक में धाव, सहाय, पाल, है ना। इस प्रकार से ये धातुएं बनेंगी। या फिर आगे देखते हैं अय्या है, जैसे चढ़ैया, रखैया, लुटैया, खेवैया, है ना। यहाँ चढ़, रख, लूट, खेव। तो इस प्रकार से आप अन्य कृत प्रत्ययों को भी पढ़ रहे हैं कि जो संज्ञा बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे पढ़ाकू और लड़ाकू। लड़ाकू आपने पढ़ा तो यहाँ आकू प्रत्यय है, पढ़ और लड़ धातु है। ऐसे चलाओ, बिकाऊ, टिकाऊ, यहाँ आऊ प्रत्यय है, चल, बिक और टिक ये धातु है ना। आपको ये शब्द पहचानने पड़ेंगे कि कौन से शब्द विशेषण हैं, कौन से शब्द संज्ञा के हैं। तो इसलिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन सब के जो है विकारी शब्दों की परिभाषा आपको याद करनी होगी। लड़ाका, धमाका, कड़ाका, यहाँ आका प्रत्यय है, लड़, धम और कड़ ये धातुएं हैं। झगड़ालू, दयालु, कृपालु, यहाँ आलू, आलू कहीं दीर्घ ऊ होगा, कहीं ह्रस्व ऊ होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। झगड़ा, दया और कृपा ये धातु है। उसके बाद लुटेरा, कमेरा, लूट और काम ये धातु हैं, एरा प्रत्यय है। उसके बाद सड़ियल, अड़ियल और मरियल, यल प्रत्यय है, सड़, अड़ और मर ये धातु हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी गया है कई बार। उसके बाद डाकू, खाऊ और चालू, यहाँ ऊ प्रत्यय है और विशेषण बनता है डाकू, खाऊ और चालू। डाका, खा और चाल ये सब धातुएं हैं। फिर अब भुलक्कड़, घुमक्कड़, भुक्कड़, भुजक्कड़ ये सब अक्कड़ प्रत्यय है, ये ध्यान रखिएगा। विशेषण से जब शब्द बनता है भुलक्कड़ तो धातु बनेगी भूल, घूम और भूख और बूझ, है ना। इन सब में ये धातुएं हैं और अक्कड़ प्रत्यय है। उसके बाद खिलाड़ी, कबाड़ी, अगाड़ी, पिछाड़ी ये सब आड़ी प्रत्यय है। इसमें जो धातु हैं खेल, कब, आगे, पीछे ये सब धातुएं हैं। तो मित्रों आपने कृत प्रत्यय में संज्ञा से बनने वाले और विशेषण से बनने वाले जो कृत प्रत्यय है इनके बारे में विस्तार से पढ़ा। कुछ कृत प्रत्यय परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको भी आपने देख लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कृत प्रत्यय के भेद, ठीक है। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय, पांचवें है क्रियार्थक कृत प्रत्यय, ठीक है। पहला देखते हैं हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृ से तात्पर्य क्या है, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है, जो कर्ता का। अब जैसे यहाँ शब्द है, शब्द रूप दे रखा रखवाला, यहाँ वाला प्रत्यय है और रख धातु है। ऐसे ही रक्षक में क प्रत्यय है, रक्ष धातु है। लुटेरा में एरा प्रत्यय है, लूट धातु है। पालनहार में हार प्रत्यय है, पालन धातु है। और खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है, खेल धातु है। तो यहाँ कृत प्रत्यय कर्ता का बोध, जैसे रखवाला है ना, ये कहीं न कहीं क्या कर्ता का बोध करा रहा है। रक्षक, लुटेरा, पालनहार, खिलाड़ी, यहाँ क्या है कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इन शब्दों को पढ़ के कि ये कर्ता के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ क्या है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्म का बोध कराने वाले जो प्रत्यय हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जैसे ओढ़ना, पढ़ना, यहाँ न प्रत्यय है, ओढ़ और पढ़ धातु है। छलनी, ओढ़नी, मथनी, छल, ओढ़ और मथ ये सब धातु हैं। नी प्रत्यय है। फिर खिलौना और बिछौना, खेला और बिछ धातु है और औना प्रत्यय है। आगे देखते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय। करण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक, है ना। तो जैसे रेती, फांसी, खांसी, यहाँ ई प्रत्यय है, रेत, फांस और घास, यहाँ ये सब धातु है। झाड़ू, आड़ू, यहाँ ऊ प्रत्यय है, झाड़ और आड़।
धातु हैं। उसके बाद बंधन बेलन नौ प्रत्यय है, बंद और बेल ये सब धातु हैं। तो आप देख रहे हैं कि कर्णवाचक में क्या हो रहा है कि साधन का, जैसे रेती, फांसी, खांसी, झाड़ू, आड़ू, बंधन, बेलन, ये सब क्या है, किसी कार्य को करने का जो साधन है उनका बोध करा रहे हैं, तो इन्हें कर्णवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद जैसे कर्णवाचक में नी, मथनी, सूंघनी, कतरनी, चटनी, है ना, तो यहाँ सब धातु हैं, मथ, सूंघ, कतर और चट, तो नी प्रत्यय लगा है। और झाड़न में अन्न प्रत्यय है, झाड़ धातु है। तो आप देख रहे हैं किसी साधन का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ कर्ण कृत प्रत्यय है। उसके बाद भाववाचक कृत प्रत्यय में क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय है। जैसे लड़ाई, लिखाई, चढ़ाई, पढ़ाई, ये सब भाव का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ आई प्रत्यय है। और लड़, लिख, चढ़, पढ़, ये सब क्या है, धातु हैं। मिलाप में आप प्रत्यय है और मिल धातु है। मिलावट, सजावट, बनावट में आवट प्रत्यय है। मिल, सज और बन ये सब धातु हैं। तो आप देख रहे हैं मित्रों, भाव का बोध करा रहे हैं, जैसे लड़ाई, लिखाई, चढ़ाई, पढ़ाई, मिलावट, सजावट, बनावट, ये सब क्या है, भाववाचक, भाव, इमोशन, कहीं न कहीं भाव का बोध करा रहे हैं, तो इन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद बहाव, चढ़ाव, खिंचाव, बचाव, यहाँ आव प्रत्यय है और धातु है बह, चढ़, खींच और बच, है ना, तो यहाँ भाववाचक कृत प्रत्यय को पढ़ा। उसके बाद अंत में है पांचवा क्रियार्थक कृत प्रत्यय। क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय अथवा विशेष प्रकार की क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे खाता, भागता, लिखता, चलता, है ना, यहाँ आप देख रहे हैं क्रिया विशेषण या क्रिया, जैसे ता प्रत्यय है खाता में, भागता, लिखता, चलता, इन सब में ता प्रत्यय है और धातु बनेगी खा, भाग, लिख, चल, है ना। उसके बाद आया, खाया, खोया, बोया, यहाँ या है और आ, खा, बो, खो, इस तरीके से अनेक प्रकार से जो भी आगे आप देखेंगे नए शब्दों का निर्माण करेंगे वहाँ आपको अलग अलग धातुएं मिलेंगी। तो आपको ये पहचान लेना है कि किस प्रत्यय के अंतर्गत है। जहाँ धातु लगेगी वहाँ कृत प्रत्यय, और उनमें भी आपने विभिन्न प्रकार के प्रकारों को पढ़ा, है ना। उसके बाद पढ़कर, खाकर, सुनकर, देखकर, यहाँ कर प्रत्यय है। क्रियार्थक में पढ़, खा, सुन और देख धातु है। भूला, सूखा, भूखा, ये सब में क्या है, आ प्रत्यय है। और भूल, सूख और भूख, ये सब प्रत्यय हैं। तो आपने आज विस्तार से कृत प्रत्ययों के प्रकार, कृत प्रत्ययों को विस्तार से पढ़ा। निश्चित रूप से इन प्रत्ययों से आपको परीक्षाओं में बड़ी मदद मिलेगी। उसके बाद दूसरा प्रत्यय है मित्रों तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आपने देखा कृत प्रत्यय जो धातु में, और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ऐसे जो प्रत्यय हैं वो तद्धित प्रत्यय हैं। जैसे मानवता में मानवधनता, है ना, यहाँ अब धातु नहीं होगी, यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि देखने को मिलेंगे। और बचपन में बच्चा, धनपन इत्यादि में इति, धन आदि तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तद्धित प्रत्यय के भेद पढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद हैं। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, छठा स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, सातवां लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, आठवां है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, है ना। ये 8 प्रकारों को हम पढ़ते हैं। पहला है कर्तृवाचक, जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है कि कर्ता का बोध कराने वाले कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे कि आपने कृत प्रत्यय में भी पढ़ा, जैसे सुनार और लोहार, यहाँ आर प्रत्यय है, सोना और लोहा, है ना, यहाँ संज्ञा की बात कर रहे हैं। उसके बाद माली और तेली, यहाँ ई प्रत्यय है, माल और तेल संज्ञा है। बाजीगर और जादूगर, यहाँ गर प्रत्यय है, बाजी और जादू संज्ञा है। गाड़ी वाला, टोपी वाला, यहाँ वाला प्रत्यय है, गाड़ी और टोपी संज्ञा शब्द है ना। तो ये आपने कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय पढ़ा था।
अब आता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे गर्मी, सर्दी, गरीबी, अमीरी। तो यहाँ ई प्रत्यय है, तो गर्म, सर्द, गरीब और अमीर, इनमें से कुछ संज्ञा विशेषण के शब्द हैं, है ना। अब मोटापा, बुढ़ापा, पूजापा, यहाँ आपा प्रत्यय है, तो यहाँ संज्ञा में मोटा, बूढ़ा और पूजा इनको देख सकते हैं। ऐसे ही बचपन, बालकपन, पीलापन, यहाँ पन प्रत्यय है, बच्चा, बालक और पीला संज्ञा विशेषण शब्दों में जाएंगे हम, है ना। कड़वाहट, चिकनाहट, यहाँ आहट प्रत्यय है, कड़वा और चिकना यहाँ विशेषण और संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। इसी प्रकार से हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय को पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द से ही पता लग रहा है, जैसे शब्द है बपौती, औती प्रत्यय है और बाप संज्ञा है। ननिहाल, ददीहाल, तो यहाँ हाल प्रत्यय है, दादी और नानी, है ना। उसके बाद चचेरा, मौसेरा, फुफेरा, एरा प्रत्यय है, चाचा, मौसा, फूफा, फूफा। ऐसे अन्य कई ऐसे शब्द मिलेंगे जिनमें आपको संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय मिलेगा। उसके बाद गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे शब्द पहला ला प्रत्यय है, दूसरा, तीसरा यहाँ रा है, वहाँ 7वां, 8वां, 17वां, 22वां इनमें वहाँ है, और उसके बाद दोहरा, तिहरा इनमें हरा है ना। उसके बाद गुणवाचक तद्धित प्रत्यय गुण का बोध कराने वाले, है ना। ये बड़े सरल हैं, शब्द से ये पता लग रहा है। जैसे ठंडा, प्यासा, भूखा, आ प्रत्यय है ना। मूल शब्द ठंड, प्यास, भूख। क्रोधी, जंगली, भारी, ई प्रत्यय है। भारती, अनुकरणी, रमणी, यहाँ ई प्रत्यय है। चमकीला, भड़कीला, रंगीला, यहाँ ईला प्रत्यय है ना। मूल शब्द आप समझ सकते हैं, इनमें सब में मूल शब्द गुणवान, धनवान, रूपवान, यहाँ वान प्रत्यय है ना। उसके बाद आगे देखते हैं स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थान का बोध कराने वाले, जैसे जर्मनी, गुजराती, बंगाली, यहाँ ई है तो जर्मन, गुजरात और बंगाल मूल शब्द है। दिल्ली वाला, बनारस वाला, सूरत वाला, यहाँ वाला प्रत्यय है। मुंबईया, जयपुरिया, नागपुरिया, यहाँ ईया प्रत्यय है। कलकतिया, तिरुतिया, है ना। इस प्रकार से स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, लघु अर्थात छोटी वस्तु का बोध करने वाले, जैसे रस्सी, प्याली, थाली, नदी, यहाँ ई है तो यहाँ मूल शब्द रस्सा, प्याला, थाल, नद है। फिर लुटिया, डिबिया, बिंदिया, खटिया, यहाँ ईया प्रत्यय है तो ऐसे मूल शब्द बन जाएंगे। लोटा, डिब्बा, बिंदा, खाट। फिर है पगड़ी, चमड़ी, टुकड़ी, यहाँ हड़ी प्रत्यय है। पाग, चमड़ा, टुकड़ा, ऐसे मूल शब्द हैं। तो आप परिभाषा से ही देख लेंगे कि मूल शब्द के साथ में जो जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आ रहा है। समता या सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, समता, समानता का बोध कराने वाले, जैसे लाल सा, हरा सा, यहाँ सा प्रत्यय है। सुनहरा, यहाँ हरा प्रत्यय है ना, सोना शब्द है। तो इस प्रकार से आपने ये तद्धित प्रत्यय के प्रकार पढ़े। मित्रों, वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आप सभी को उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है और हम आपके सामने और नई अभिनव प्रयोग करके आपके सामने नई वीडियो प्रस्तुत करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत